अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 111 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। पेज नंबर 504 पे हैं जी। आज हम एक नया काम करने जा रहे हैं और वो है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। दो चीज़ें हैं, एक डिस्काउंट वाउचर हमने किया था, वो आई कैप ने 2 दफ़ा टेस्ट किया, 2 सवाल किए थे ना, मैंने तकरीबन 2 दफ़ा टेस्ट कर लिया है। एक ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने सुना होगा पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि आप हमसे परचेज़ करें, हर परचेज़ इतने रुपए की परचेज़ पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा, लॉयल्टी पॉइंट्स। और वो फिर आप फ्यूचर में आके जब रिडीम करेंगे तो आपको हर पॉइंट के बदले सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दी जाती है। तो ये प्रैक्टिकल आपकी ज़िंदगी के अंदर होने वाला काम है जो अभी तक आई कैप ने टेस्ट नहीं किया, मे भी इस दफ़ा आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं। एन एंटिटी हैज़ अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर with 2 customer loyalty points for every 50 rupees of purchases। हर 50 रुपये परचेज के जो है उस पर 2 कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। कह रहा है हर 50 रुपये की परचेज करने पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और हर पॉइंट आपको 5 रुपये के डिस्काउंट के लिए एलिजिबल कर देगा। यानी आपने अगर 50 रुपये की परचेज़ की है तो आपको कितने पॉइंट्स मिल गए? 2। और हर पॉइंट के ऊपर आपको डिस्काउंट कितना मिला? 5 रुपये का, तो 2 पर कितना मिल गया? यानी कि आप 50 रुपये की चीज़ आज खरीदें, कल को आपको इसकी वजह से 10 रुपये का डिस्काउंट देंगे। कुछ इस तरह की बात होती है। ये आई कहता है ड्यूरिंग X1 customers purchase products for ₹2 lakh and earned 8,000 points। अब सबसे पहली बात, इसकी भी स्टैंड अलोन प्राइस निकालनी आती हो हमें। ठीक है, तरतीब क्या होगी? अब दिमाग के अंदर ये बात देखें, इसकी भी स्टैंड अलोन प्राइस निकालनी है, अब स्टैंडर्ड ने खुद ही बताई है, लेकिन ये इजी है डिस्काउंट वाउचर की निस्बत। ठीक है, कितनी परचेजेस टोटल की हैं इसने? 2 लाख। उसने कहा है हर 50 की परचेज पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब सबसे पहले ये देखना है हमने कितनी बार 50 की परचेज की। तो 2 लाख को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? बोलो तो कर लो कैलकुलेटर पे। 4,000 दफा, 4,000 टाइम्स उन्होंने 50 की परचेज की और हर टाइम जब 50 की परचेज करने पर उन्हें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब 8,000 पॉइंट्स उनको मिल गए। ठीक है, यहां तक को मसला। अब सबसे पहला काम यही कर लें, ₹2 लाख डिवाइडेड बाय ये ₹2 लाख डिवाइडेड बाय ₹50 करेंगे तो 40 कितना आया था? 40। हाँ नहीं, ये कितनी दफ़ा? अच्छा, 4,000 टाइम्स कस्टमर्स ने 50 रुपए की परचेज कर ली और हर टाइम जब वो 50 की परचेज करते हैं तो उनको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? इसका मतलब टोटल कितने पॉइंट्स हमने दे दिए उनको? 8,000 पॉइंट्स हमने उनको दे दिए। अब हर पॉइंट ने कितने रुपए का डिस्काउंट देना है? 5 रुपए का। बेटा मैंने ये कर लिया 2 पॉइंट से, तो टोटल मेरे पास अब क्या आ गए? ये पॉइंट्स हमने उनको दे दिए। ठीक है, सही है? क्या आंसर आता है? 40,000। ये 40,000 रुपये क्या है जी? ये स्टैंड अलोन प्राइस। 1 मिनट के लिए नोट ना करिएगा, ₹40,000। ठीक है, अच्छा अब लेकिन वो कहता है कि एंटिटी, 1 मिनट, क्या करें? अब जितने पॉइंट्स उन्होंने ले लिए हैं बस उस पर लायबिलिटी बनाएं या सोचें कि वो कितने पॉइंट्स रिडीम करने आएंगे? सोचें के ऊपर कितना स्टैंडर्ड ने चलाया हमें यहाँ पे। ठीक है ना, सोचें जी, सोचें कि वो कितने पॉइंट्स रिडीम कर जाएंगे। द एंटिटी एक्सपेक्ट्स 75,100 पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये काम यहाँ से आगे चलना ही नहीं था।
आपके तो 8000 पॉइंट्स आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। आपके लिए रेलेवेंट क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आगे चले, सारी कहानी बिल्कुल वैसे ही चलनी थी, लेकिन यहाँ पे आकर 7500 पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए रेलेवेंट हैं, वो हैं ही 7500 पॉइंट्स इंटू ₹5 इज इक्वल टू 37,500। ये है जनाब आपकी स्टैंड अलोन प्राइस। क्या है जी? स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। ठीक है जी, और सही है, स्टैंड अलोन प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए हम देखते हैं इसके साथ हमने करना क्या है। आज देखेंगे ना इसके साथ करना क्या है, लेकिन फिलहाल हमने स्टैंड अलोन प्राइस निकाली है 7500 पॉइंट्स की। कितने पॉइंट्स की जी? 7500 पॉइंट्स की। ओके, और वो कितनी आई है? 37,500। नहीं ना, वो कर नहीं सकते। 40,000 का क्या करें हम देखो करने यही लगे थे। इधर देखो, मैंने यहाँ पे पहले क्या काम किया, मैंने कहा जी ये आपके 8000 पॉइंट्स हैं, इनके मल्टीप्लाई करो 5 से और 40,000 की लायबिलिटी है आप पर। लेकिन साथ ही अगली लाइन में लिखा हुआ था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर्स ने सिर्फ 7500 पॉइंट्स रिडीम करने हैं। तो इसका मतलब अब एक्सपेक्टेशन की बेस पर ये सारे स्टैंडर्ड में ऐसे ही करते आए हैं। वो याद करो, एक सवाल किया था, हमने कहा था जी 12,000 आप मिनट्स ले लीजिएगा, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 10,000, तो हमने उस हिसाब से चलाया था खुद को। फिर उसके बाद भी 2-3 बार ऐसे ही हुआ है। हम अपनी एक्सपेक्टेशन की बेस के ऊपर, हमने आज सेल 10 रुपये की, ऑफर किया डिस्काउंट, एक्सपेक्टेशन है कि वो आ जाएगा, तो सेल कितने में बुक कर रहे हैं? 90 पे। हम अपनी एक्सपेक्टेशन की बेस के ऊपर चलते हैं स्टैंडर्ड में, और फिर वो एस्टीमेट लगाकर जब ये काम करते हैं, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए तो वो चेंज एस्टीमेट ही होता है, वो बाद में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए 8000 नहीं लेना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि 8000 पॉइंट्स रिडीम होने ही नहीं। तो फिर कितने पॉइंट्स रिडीम होने हैं जी? 7500। अब ये है कहानी आगे से, और मुझे मार्कर मिल गया काम का जी, इंटू ₹5 पर पॉइंट डिस्काउंट है, इज इक्वल टू ₹37,500। ठीक है जी, ये असल में कहानी हुई। ऊपर वाली कहानी से काम गड़बड़ होकर नीचे आ गया। ठीक है, और अगर ये बात ना लिखी होती तो फिर पूरे 8000 पॉइंट्स के ऊपर पूरे 40,000 पे बुक करते। ठीक है, अच्छा अब अगली बात, चलें अब गुड्स कितने की बेची हैं जी? 2 लाख की, यानी कि गुड्स वाली एक हमारे ऊपर लायबिलिटी यहाँ पर क्या है? 2 लाख रुपए की गुड्स बेचेंगे। दूसरा लायबिलिटी क्या है? ये पॉइंट्स देने के बाद फ्यूचर में डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑब्लिगेशंस आ गई, गुड्स वाली और पॉइंट्स वाली। ठीक है, गुड्स और पॉइंट्स, स्टैंड अलोन प्राइस। गुड्स की 2 लाख रुपए, और चीज़ें 2 लाख की बेची है ना, बोलो। और पॉइंट्स जो हैं कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, ये कैसे निकाला? यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे 7500 पॉइंट्स इंटू ₹5 पर पॉइंट, ये इसकी स्टैंड अलोन प्राइस होती है कस्टमर लॉयल्टी प्लान में, इस तरह से। ठीक है ना? तो डिस्काउंट वाउचर मुश्किल है, ये आसान है जी, लेकिन इसके आगे अकाउंटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उसकी निस्बत। बहरहाल बोलें 37,500, टोटल कितना आ गया? नहीं लिखना, वेरी गुड। तो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस जो होगी उसमें क्या लिखोगे? 2 लाख ही है भाई, जैसे डिस्काउंट वाउचर वाले केस में हुआ था। हमने तो चीज़ तो वही बेची है 2 लाख की, तो चीज़ें बेची हैं हमने बस। उसके बाद अगली कार्रवाई करें जी। 2,37,500 को की बेस पर इसको 2 लाख को बांटें जी। 421 और जी। अब पहली एंट्री क्या होगी, सोच के बताएं। उसकी तरफ से हमें कैश आ गया कितना?
जिसमें से गुड्स का हम रेवेन्यू बुक कर लेंगे, जो अभी अलग किया। हाँ, पहले वाले को सॉरी मैं ज़रा काटना भूल गया। जब ये काम कर लेते होते थे तो हम क्या करते थे, इस कॉलम पे तो लाइन लगा देते थे, ठीक है। अब सबसे पहली एंट्री हम क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री हम करेंगे, यार मुझे वर्किंग के लिए भी जगह चाहिए, चलो जगह ना बची तो फिर उधर चले जाएंगे जी। सबसे पहली एंट्री यकम, कोई डेट गिवन है, डेट नहीं गिवन, चलो बहुत अच्छी बात है ये। कैश डेबिट, ईयर शेयर लिखना पड़ा तो लिख लेंगे। कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। कैश कितना डेबिट हुआ है जी, 200,000, लेकिन रेवेन्यू गुड्स का भी बुक कर सकते हैं 168,421। और बाकी क्या है जी, लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हमारे ऊपर ये लायबिलिटी पड़ी है, कितनी है जी, 31,570। ठीक है बच्चों, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। ये 20x1 तो है ना, ड्यूरिंग 20x1, तो 20x1 तो मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं यूँ लिख दूँ 20x1, 20x1, ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग 20x1 तो एक ही एंट्री कर दी। ड्यूरिंग 20x1 2 लाख की गुड्स खरीदी गई। हमने कस्टमर लॉयल्टी प्लान अनाउंस किया हुआ था, हर 50 रुपये की परचेज के ऊपर उनको 2 पॉइंट्स मिलते थे। 8,000 पॉइंट्स उनको हम दे चुके हैं इस साल में, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 7,500 पॉइंट्स रिडीम करेंगे वो, हर पॉइंट के बदले 5 रुपये का डिस्काउंट देना है। इस सारी कहानी का लुब्बे लुबाव ये निकला कि ये एक लायबिलिटी हम पे बननी है, लेकिन इसकी स्टैंड ऑन प्राइस क्या है, इस ऑब्लिगेशन की स्टैंड ऑन प्राइस क्या है जी, 37,500। इसकी बेस पर, स्टैंडर्ड प्राइसेस की बेस पर एलोकेशन की काटा वाटा किया, पहली एंट्री कर ली। ये एक ही बार एंट्री कर ली, पूरे साल में हो सकता है ये 50 दफ़ा सेल हुई हो, हमने 50 दफ़ा ये सेल की हो, लेकिन हम एंट्री एक ही बार कर देंगे, बट डाटा जैसे गिवन है, ठीक है, ओके। डेट गिवन होती तो उस डेट की एंट्री कर लेते, लेकिन साल पूरे की एक ही एंट्री कर दी। अब 1 बाय 1 हमने लेके चलना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज की बात करेंगे। पूरे ऊपर वाला पूरा पॉइंट मैंने करवा दिया ये, ठीक है जी। इसके अंदर कोई मसला है तो बताएं, क्योंकि अब ये एंड आना है, ठीक है। ये 20x1 की जो एंट्री की है हमने, ठीक है, ये तो अभी की है जिस वक्त परचेज की होगी, अभी इसके पॉइंट्स रिडीम भी करवाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक को मसला है पहले पैरा में, तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूँ। अब आगे सही है भाई, सब सही है, ओके, यहाँ तक को मसला। अब आते हैं पॉइंट ए की तरफ। कहता है फॉर 20x1 assuming that by the end of 20x1 2500 of these points have been redeemed and estimation that 7500 of the points would be redeemed remained the same। ईयर एंड आता है तो ईयर एंड पर लोग 2500 पॉइंट्स रिडीम कर चुके हैं। अब भाई वाली बात है, इसकी कोई लिमिट नहीं है अनलेस के ये सारे पॉइंट्स रिडीम हो जाए। तो इसलिए कोई वो नहीं है कि डिस्काउंट वाउचर क्या होगा लैप्स हो जाए टाइम, वो लैप्स वाला काम नहीं है। इसलिए हर ईयर एंड पे सोचना पड़ेगा। अब इस ईयर एंड के ऊपर कह रहा है कि हमारी सोच अभी भी नहीं बदली, हमारी एस्टिमेशन यही है कि 7500 टोटल रिडीम होंगे और उनमें से 2500 रिडीम हो चुके, ठीक है। अब हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले 20x1 में कितने पॉइंट्स रिडीम हो चुके, 2500, और टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स कितने हैं जो रिडीम होने हैं। तो एज ऑन पॉइंट्स यहाँ पे ना हम 3 साल के लिए यहाँ कर लेंगे मेरे ख्याल से। जी एज ऑन, जी बेटा बंद करवा दें भाई, ये एज ऑन पॉइंट्स जितने रिडीम हुए 20x1 की बात करें तो एज ऑन पॉइंट्स कितने रिडीम हो चुके हैं 20x1 में, 2500। उसके बाद टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड जो हमने सोचे हुए हैं वो कितने हैं, 7500। परसेंटेज निकाल लें जी, कितने परसेंट रिडीम हो गए। इट्स वेरी सिंपल, आपने 2500 डिवाइडेड बाय
7500 करना है तो आपके 33.33% पॉइंट्स रिडीम हो चुके। ये एक आपने परसेंटेज निकाल ली, जैसे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकाला करते थे ऐसे। अब बारी आती है जी एंट्री की, तो सेल एज ऑन कितनी बुक हो गई है। अब ये थोड़ी सी एंट्री करते हुए एक बार मुझे कर लें, तो फिर इसकी लॉजिक भी इसके पीछे जो है वो मैं समझा भी देता हूँ आपको, ठीक है। हमने परसेंटेज निकाल लीजिए 33.33%। अब सेल एज ऑन 37,000 कितना था, 37,500 का 33% रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। कितना बनता है सेल एज ऑन, नहीं सॉरी 37 कहाँ से आया, 37 तो है ही नहीं, सॉरी आई एम सॉरी। ये कैसे निकाली हमने, 2500 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 100 किया तो ये हमारी परसेंटेज आ गई, ठीक है। अच्छा जी, तो सेल एज ऑन सेल होती है, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ फिलहाल, तो ये पहला साल ही है, ठीक है। अब सेल एज ऑन निकालनी है तो जी 31,579 की लाइबिलिटी में से 33.33 की इनकम बुक कर लें। बताएं जी कितना आता है, 105। इतनी 20x1 के अंदर आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, तो आपने 20x1 के लिए एंट्री पास की, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से जी, 10,525। मुझे पता है ये आपको थोड़ा सा हजम नहीं होना, मैं इसको हजम करवाता हूँ, लेकिन पहले इस कैलकुलेशन को समझ लें कि ये हुआ क्या है, उसके बाद फिर मुझसे क्वेश्चन पूछिए। किताबों में, और उसको क्या पता कि हम कितने में कर रहे हैं, उसको तो नहीं ना, ये जैसे असल में उसको वाकई नहीं पता। उसने जो इस साल परचेज की है उसकी तो एंट्री मैंने नहीं की, हमने इस साल जो उसको सेल किया है उसकी एंट्री तो नहीं कर रहे हम। अब इसके पीछे लॉजिक क्या चल रही है, पहली बात तो आपको ये कहना चाहिए था सर ये समझ नहीं आ रही, ये आप डिस्काउंट देने की लायबिलिटी कम करके सेल बुक कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक बार बोलता हूँ, अल्लाह करे समझ आ जाए, ना आए तो टट्टे खूह में जाए, बस कर लेना, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। वैसे आ जाएगी समझ, सादा बात। 2 लाख रुपए की सेल की थी, लेकिन सारे का सारा डिस्काउंट इस सेल को एलोकेट हो गया था। अब हमने ये डिस्काउंट क्यों दिया था, ताकि अगली सेल्स हो सके, सही है ना। अब उसूली तौर के ऊपर अगली सेल को भी इस डिस्काउंट का हिस्सा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पहले उसूली बात से मौक़िफ़ से तो ज़रा मुत्तफ़िक हो ना। बात क्या कर रहा हूँ मैं, हमने इस साल 2 लाख की सेल की है, ये पॉइंट्स दे दिए उनको, क्यों दिए, अगली बार आएंगे ख़रीदारी करने, तो इसका मतलब ये सारे का सारा डिस्काउंट इस सेल को तो एलोकेट नहीं होना चाहिए था। हालांकि देखो हुआ पड़ा या नहीं हुआ पड़ा। अब जो अगली सेल हो रही है इसकी मोटिवेशन की वजह से जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, तो कुछ हिस्सा तो उसको भी पढ़ना चाहिए था। अब डीप डाउन जाकर सोचें तो जब वो पॉइंट्स लेने आएगा तो सारे का सारा डिस्काउंट, बेसिकली सारे का सारा डिस्काउंट जो इधर एलोकेट हो रहा है उसको थोड़ा सा हम रिवर्स कर रहे होते हैं। यानी कि जो सारे का सारा डिस्काउंट वहाँ पर हमने सेल को क्रेडिट कर दिया था, यहाँ पर कुछ परचेज इसने की, हमने तो सारा डिस्काउंट यहाँ पर एलोकेट कर दिया। तो अब दरअसल हो क्या रहा है कि सेल के उस डिस्काउंट को फैला रहे हैं एक तरह से। आपने डिस्काउंट सारे का सारा इस साल के, असल में इस साल की सेल की एंट्री नहीं है ना, समझ नहीं आ रही और ना करनी है, ना उस तरह मुसीबत में पड़ना है, ना हमारे पास डाटा है। हमने इस साल सारी की सारी सेल का डिस्काउंट, उसने जो परचेज करनी है इस साल, हमने सारा डिस्काउंट उसको एलोकेट कर देना है। और बोलो, शायद आप समझे नहीं, मैं फिर कोशिश करता हूँ। ये लायबिलिटी है या रेवेन्यू है? लायबिलिटी है। ये क्या है? लायबिलिटी है। अब दरअसल हुआ क्या, हमने इस साल जो सेल की उस सेल को डिस्काउंट पे किया, सारा डिस्काउंट उधर चला गया। बोलो, सारा डिस्काउंट उधर चला गया, ये तो गलत बात है। सारा डिस्काउंट उस सेल को क्यों करें? सारा डिस्काउंट उस सेल को नहीं करना, कुछ डिस्काउंट का हिस्सा बेसिकली उसको ज़्यादा पड़ गया है, जो शायद इसकी वजह से पड़ा है, जो लॉयल्टी पॉइंट्स हमने दिए थे। तो अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा रेवेन्यू रिवर्स किया।
यानी कि रिवर्स सॉरी रेवेन्यू बढ़ाया है, जितना डिस्काउंट उसको ज़्यादा एलोकेट हुआ था इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमने थोड़ा सा रेवेन्यू उसका बढ़ा दिया, क्योंकि इस वाली सेल को जो असल में इस साल हुई होगी उस सेल को तो हमने सारे का सारा डिस्काउंट एलोकेट किया हुआ है। सारा डिस्काउंट उसको एलोकेट होने से ये वाली सेल तो कम हो गई ना, तो ये वाली सेल भी कम नहीं होनी चाहिए। तो असल में क्या हो रहा है, डिस्काउंट ही फैल रहा है, ठीक है ना। तो हमने वहां पर जब उसको तो नहीं बताया, उसको तो जब आपने सेल करनी है तो पूरा उसने कितनी परचेज 2 पॉइंट्स रिडीम किए, 2 पॉइंट्स अगर उसने रिडीम किए जैसे भी करवाने थे हमने, तो उन 2 पॉइंट्स के ऊपर 5-5 रुपए 10 रुपए का डिस्काउंट सारा इधर ही पड़ गया। अब उसके बिल पे तो 10 रुपए माइनस हो गए, तो सारी की सारी सेल ये वाली हिट कर गई। हमने कहा नहीं, सारी सेल तो इधर नहीं, थोड़ा सा तो जो है ना वो दूसरे को भी हिस्सा दो। तो फिर जो ज़्यादा हिस्सा चला गया था इस कैलकुलेशन से ऑटोमेटिकली उतना रेवेन्यू हम बढ़ा लेते हैं इन पॉइंट्स की बेस के ऊपर। लेकिन इस लॉजिक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज तक मैंने वैसे बताई कभी नहीं बच्चों को, ठीक है। सिंपल यही कहा जाता है कि सादा बात है जी, ये लायबिलिटी बनी थी, कैलकुलेशन ही आपको खुद सिखा देगी। ये डीप डाउन एक बात है जो चल रही है, उसको सोचोगे तो परेशान होगे। सादा बात क्या है कि ये समझ आ गया, समझ आया। पहली एंट्री कर ली, लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट, हाँ जी वो लायबिलिटी खत्म हो गई है, रेवेन्यू बुक कर लो। अब ये रेवेन्यू क्यों बुक कर रहे हैं, इसके पीछे वो लॉजिक थी जो समझाने की कोशिश की, या कल फिर कोशिश कर लूंगा, ठीक है ना। सारा डिस्काउंट इधर एलोकेट हो रहा है, क्यों भाई सारा इसको क्यों एलोकेट, उसके बिल के ऊपर तो हमने 10 रुपए माइनस कर दिए ना 2 पॉइंट्स के, यानी उसको तो यही नजर आ रहा है सारी की सारी ये वाली सेल कम होकर जा रही है, ये ज्यादती है। तो थोड़ा सा इस रेवेन्यू को फिर हम बढ़ाते हैं, लेकिन इसको छोड़े। सादा बात, लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट था, इस साल में कितना डिस्काउंट दे दिया, 2500 पॉइंट्स रिडीम हो गए, टोटल में से 33% रिडीम हो गया। तो ये 31,569 की 79 की जो लायबिलिटी थी, इसमें से 33% लायबिलिटी खत्म हो गई। तो लायबिलिटी खत्म करके रेवेन्यू बुक कर लो, ये आसान है समझना जी। अभी जाते हैं, आगे जा रही है और सेल अगले साल भी है, अब अगला साल है सवाल में, यहां तक को मसला। असल लॉजिक बात एक आखिरी बार फिर बोल रहा हूं लॉजिक, लेकिन फिर मैं आखिर में अब यही कहूंगा रहने दो इन्हों, ठीक है। लॉजिक क्या है, इस साल बंदा आया, उसने इसी साल भी वैसे तो आ गया, ठीक है, अभी अगले साल में जाएगा तो वो असल तो फैलना अगले साल से आपको समझ आएगा ज्यादा। लेकिन सादा बात, आपने जो अब सेल करनी है जिसमें उसने पॉइंट्स रिडीम किए हैं, सारा डिस्काउंट तो उसको एलोकेट हो जाना है, उसके बिल के ऊपर तो आपने ये लिखना है ना, 10,000 की चीज खरीदी, इतने पॉइंट्स रिडीम हो गए, माइनस दिस इज इक्वल टू दिस बिल। अब वो सेल तो सारी कम हो गई, भाई सारा उस सेल का कसूर है। तो उस सेल को कुछ बढ़ाने के लिए हम इन डिस्काउंट वाले पॉइंट्स वाली लायबिलिटी को रिडीम करके रेवेन्यू को बढ़ा लेते हैं। उससे होता यह है कि ये रेवेन्यू तो कम था ही, अगले रेवेन्यू को जो इसकी वजह से हिट पड़ी है उतना हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये लॉजिक है, इसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना बच्चे आज तक कभी गए, ना कोई फ़ायदा होता है। सादा बात यह है कि आपने इसकी स्टैंड अलोन प्राइस निकालनी है, उसकी बेस पे एलोकेशन करनी है, और लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लेनी है, और गुड्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। अब जितने पॉइंट्स रिडीम करते जाओ, परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालनी है, एज ऑन पॉइंट्स रिडीम्ड, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड, परसेंटेज, और सेल एज ऑन, जो आपने लायबिलिटी बुक की थी उस पर ये परसेंटेज लगा देनी है। और ठीक है, सही है। अब जितनी लायबिलिटी बुक की थी उसको खत्म कर दें, कैलकुलेशन आपको समझ आ जानी है। सादा बात यह कि कैलकुलेशन आपको समझ आ जानी है और एंट्रीज आपकी हो जानी है। बाकी फिर लॉजिक समझ आए ना आए इतना मैटर नहीं करता। वैसे अभी तक आया नहीं है ये, तो आने के चांसेस हैं इसके 33.33%, और ये आ गया 10,525। अगर अगले साल की वर्किंग की जगह खुली डुली हो जाए। जी बेटा, हाँ ना, असल में क्या हो रहा है यार, असल में मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सेल बुक होगी कम, अब इसी सेल को, इस सेल को नहीं बढ़ा रहे, यूं समझोगे तो फिर परेशान होगे। असल हो क्या रहा है, अगली सेल जब होती है पॉइंट्स उसको कम कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों कम कर रहे हैं, क्यों कम कर रहे हैं, डिस्काउंट दे दिया तो उसका क्या कसूर था, उस सेल का क्या कसूर है, तो उसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इससे। तो अल्टीमेटली ये गिव डिस्काउंट एलोकेशन हो जाती है, पर वो ऑटोमेटिकली कुछ इधर और कुछ अगले यूनिट्स पर होती है, सारे की सारी अगलों को नहीं हो जाती। अगर आप इसको रेवेन्यू में नहीं डालते तो फिर सारा डिस्काउंट इधर भी गुड्स बुक होगी, सारा डिस्काउंट अगलों को रिकॉर्ड हो गया, तो हम रेवेन्यू बढ़ाते जाते हैं, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। लेकिन इसको छोड़ दें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अब कैलकुलेशन की तरफ गौर करें। सादा बात है, जो करना है पर्चे के अंदर, अगर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स आ जाएं तो उसकी स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स जो रिडीम करने हैं
और कितना डिस्काउंट आपने लगाया हुआ है, ये इसकी स्टैंड अलोन प्राइस आ गई। एलोकेशन करनी है, लाइक डिस्काउंट वाउचर ही है, मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो पहले एंट्री क्या करो, कैश एलोकेशन कर ली, तो पहले एंट्री क्या करो, कैश आ गया, गुड्स का रेवेन्यू बुक कर लो, और ये तो अभी आपने डिस्काउंट देना है, लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी क्रेडिट कर ली। अब ये रेंट पे जाकर देखो कितने पॉइंट्स रिडीम हुए, 2500, एक्सपेक्टेशन है 75 की, तो कितने परसेंट दे लिया आपने डिस्काउंट अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 33.33%। तो इस लायबिलिटी में से 33.33 को इनकम में डाल दो, रेवेन्यू बना लो। अब वो रेवेन्यू क्यों बना रहे हैं वो मैंने आपको लॉजिक देने की कोशिश की है, जो सच्ची कह रहा हूँ आज से पहले कभी नहीं दी, जरूरत नहीं होती, पता है फायदा कोई नहीं होता, ठीक है, सही है। बाकी फिर कभी जिंदगी में खुला मौका मिला, टाइम मिला तो बैठ के इसकी कोई कैलकुलेशन बना लेंगे, जरूरत नहीं है हमारी कैलकुलेशन इससे। जी बायर पे कोई असर नहीं है, हम बायर के लिए तो कर भी नहीं रही है एंट्रीज बेटा, हम तो सेलर के लिए कर रहे हैं। बायर को तो बिल मिलेगा, उस बिल में वो चीज़ें खरीदेगा, उसका बिल बनेगा, पॉइंट्स रिडीम होंगे और ये नेट बिल वो पे कर देगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेल सारी कम हो गई है, हम कह रहे हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, इस एंट्री के जरिए ये बढ़ जाती है, लेकिन इस लॉजिक पे मत जाएं, बस कैलकुलेशन की तरफ गौर करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, क्योंकि फिर वो और डाटा दे, फिर सारी बात करें, फिर उसके अंदर से हम वो निकाल कर एंट्री प्रूव करें, वो एक लेक्चर इस पर रख लेते हैं, फ़ायदा नहीं है ना, एक लेक्चर इस पर रखने का फ़ायदा नहीं है, हो तो जाएगा क्लियर। एक तो टेस्ट नहीं हुआ, होगा भी तो स्टैंडर्ड ने इसी तरह से बात की हुई है इसके ऊपर, तो वो यही चीज़ें देगा, एंट्रीज करवाएगा, आपने सिंपल इसकी एंट्रीज कर देनी है, गॉट इट, ठीक है। हाँ, बाकी जो आपके दिलों में बातें आ रही हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक्सपेक्टेशन बदल जाए क्या होगा, वो सारी चीज़ें आगे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बी। बी में कहता है फॉर 20x2 assuming that by the end of x2 a further 3000 of these points have been redeemed, लेकिन एस्टिमेशन ऑफ 75 ऑफ पॉइंट्स वुड बी रिडीम्ड, जो ये एस्टिमेशन थी हैड चेंज, ओ अच्छा चेंज हो गई, ओ माय गॉड, ये क्या हो गई जी, चेंज हो गई 7700 पे। अब जी क्या करें, वही दो चीज़ें हैं, एज ऑन पॉइंट्स कितने रिडीम हो चुके हैं, 2500 पिछले साल हो गए थे, 3000 इस साल हो गए, टोटल कितने हो गए 7500, टोटल कितने हो गए 5500, और 7500 वाला एस्टीमेट बदल के क्या हो गया 7700, तो 5500 डिवाइड बाय 7700 आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। अगली बात, हमने रेवेन्यू भी एज ऑन निकालना है और फिर उसका डिफरेंस लेकर फॉर द ईयर में फिगर डालनी है, क्योंकि इकट्ठा तो नहीं ना कर सकते, टोटल परसेंटेज तो आगे बढ़ रही है। तो 20x2 के लिए एज ऑन पॉइंट्स रिडीम्ड, अब यहां पर थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आज तक कितने रिडीम हो चुके हैं एज ऑन, 2500 पिछले साल वाले और 3000 वो कह रहा है इस साल में भी हो गए, कितने हो गए टोटल 5500। अगर एक्सपेक्टेशन चेंज ना होती तो यहां पर अभी भी 75 ही आते, टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड। ये अगर ना बदलती एस्टिमेशन तो ये 75 क्या था, बदल गया तो कोई मसला नहीं, हमने वर्किंग की तरतीब ही ये रखी हुई है कि ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी जब एज ऑन दोनों फिगर्स को कंपेयर करेंगे, तो जो एडिशनल है वो रिकॉर्ड कर लेंगे रेवेन्यू, ठीक है। कितना हो गया 7700 हो गया, और परसेंटेज अगर हम अब निकालें तो 5500 डिवाइडेड बाय 7700 इंटू 100 इज इक्वल टू 71.43%। अब सेल भी क्या करेंगे हम, सेल भी हालांकि एज ऑन होती नहीं है लेकिन कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। अब 31,579 की लायबिलिटी में से 71.43% जी कितना बनता है 12032, यही बनता है, पक्की बात है। नहीं टोटल बेटा एज ऑन में नीचे क्या लिखा हुआ है 31 का 71% करो, 31,579 का डबल 2, वो मैं करता हूँ वो जो काम आप कह रहे हैं। अच्छा, अब आज तक इतना रेवेन्यू बुक कर लेना है, यानी इतनी लायबिलिटी खत्म हो गई ना, इतना रेवेन्यू बुक कर लेना है आज तक, लेकिन पिछले साल जितना हो चुका है उसको लेस करके, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। यानी अब हम 20x2 में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट तो करेंगे, लेकिन हमारी ये वर्किंग से हमने ये दो फिगर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। 22,557
आपने आंसर डायरेक्ट बताया था, मैं चाह रहा था तरतीब से आए हम चल के, ठीक है, क्योंकि सवाल तो बदल सकता है, ये डाटा तो बदल सकता है, कुछ भी हो जाए, तो हमारी तरतीब ऐसी बनी हुई होगी कि सवाल लॉजिक नहीं भी समझ आ रही तो सवाल तो सही हो रहा है ना, समझ का लॉजिक थोड़ी सी इसकी ना डीप है, बस ऐसी अजीब सी है, उसको समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और बहुत सारा और डाटा भी चाहिए कि अगली सेल भी आए और फिर सारा कुछ हो, ठीक है ना। तो उस तरफ जाने की बजाय बस अपने मेथडोलॉजी को देख लेते हैं हम। -10 525, आंसर क्या आया 12032 का रेवेन्यू मजीद बुक कर लो। वो एस्टीमेट चेंज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ना, आगे देखेंगे फिर। ये एस्टीमेट की बेस पर बुकिंग हुई थी, ओरिजिनल वाले को नहीं छेड़ना, हमने कभी भी नहीं छेड़ते, एस्टीमेट्स को नहीं छेड़ते, उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होगी और इस वर्किंग की वजह से होती चली जाएगी। अभी भी तो रहता है ना, है तो 8000 के अंदर ही, ठीक है ना, 8000 के अंदर है, ठीक है, थोड़ी सी लायबिलिटी आपको लगता है कि रेवेन्यू ज़्यादा बुक होगा, लेकिन अभी भी कुछ तो पड़ी हुई है ना, ठीक है, तो देखेंगे अगर उससे ऊपर जाएगा तो क्या करना है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि हमने 8000 लिया था या 75% लिया था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने एस्टिमेशन की बेस पर ये लायबिलिटी बनाई, ये लायबिलिटी बन गई, इसमें से अब इनकम बनता जा रहा है, अभी ये पड़ा तो है ना, अभी तो ये पड़ा है ना। एस्टीमेट की बेस पर अगर बाद में कोई चेंज आता है तो हम पिछले साल को जाके नहीं छेड़ते, हम चलते जा रहे हैं। अभी 31 में से अभी ये 2 निकले हैं, आप देख लें, मैंने 31 को ही पकड़ा है, 31 को ही पकड़ा है। मैं कब कह रहा हूं कि हम बदलें, ठीक है, बाद में अगर बदल जाएगा पॉइंट्स, वो जो है वो लायबिलिटी नहीं बचेगी तो कुछ और चीज़ को डेबिट कर लेंगे, वो देख लेंगे, फिलहाल तो पड़ी हुई है ना। एस्टीमेट बदला है, ठीक है, अब इनिशियली जो हमने सोचा था अब उसको बार बार नहीं चेंज करने लग जाते, क्या हम फिर पिछले साल को भी सही करने लग जाएं? नहीं जी, हम वापस जाते हैं, हम उसको 70 करें, नहीं, ये एंट्री के साथ आपके एस्टीमेट चेंज का असर आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है। कितने आपने यहाँ पर यूनिट्स ले लिए? 77 ले लिए, बस ठीक है, ओरिजिनल एस्टीमेट को नहीं बदलना। ओके, नेक्स्ट आगे आओ, और बेहतर हो जाएगा, ये चेंज होता रहता है इसलिए और बेहतर होगा अगले सी में आकर। फॉर x3 अज्यूमिंग दैट बाय द एंड ऑफ x3 अ फर्दर 1000 पॉइंट्स आर रिडीम्ड, ओए होए 7600 पे काम पहुंच गया, ऐसा ही है, नहीं, हाँ पहुंच गया, आर रिडीम एंड एस्टिमेट एंड द एस्टिमेशन हैड चेंज टू 7600, नो सिचुएशन अवेलेबल फॉर सोल्यूशन अवेलेबल फॉर दिस पार्ट। चलो करो फिर, मैं कहा थल्लों चाहती मार लेंगे, ये पहले करें, जल्दी करें।
जी बच्चों, सिंपल 20x 3 के लिए एज ऑन पॉइंट्स रिडीम्ड कितने हो चुके हैं जी? 5500 तो पिछले साल तक थे, 1000 मज़ीद हो गए तो 6500 हो गए। टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड, इस अंदाजे में कोई चेंज तो नहीं आई? फिर चेंज आ गई, अब फिर नीचे आ गया 7600 जी। जब तक हमारा एज ऑन पॉइंट्स इसके ऊपर नहीं जाता, हमें मसला क्या है? एस्टिमेशन ही चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। और एज ऑन उससे ऊपर जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे वैसे कोई डिस्कशन है नहीं उसकी स्टैंडर्ड के अंदर भी, तो उस वक्त पे ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो फिर उस वक्त उस सेल के अंदर डाल देना उसी वक्त, फिर लायबिलिटी नहीं होगी, फिर वो आप डायरेक्ट ही उस सेल को कम करोगे, उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं बचेगी। अभी तक तो ये हमारे एस्टीमेट के बीच बीच में फिर रहा है, इस वजह से अभी तक हमारी 37,500 वाली जो जिसको हमने 31,579 किया हुआ था उसके अंदर ही बात चल रही है। तो जब उससे ऊपर निकल जाएगा तो फिर भाई बस उस दिन आपका वो रेवेन्यू खुद ब खुद कम ही रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी होगी नहीं। वैसे ऐसी एग्जाम्पल के अंदर बात है नहीं स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है ना, इससे आगे की बात नहीं, तो फिर ओरिजिनली कर लेंगे। फिर हमारा दिमाग भी तो अकाउंटेंट्स का इसीलिए होता है, फिर एंड पे क्या करना है आप देख लो जी। 7600 और परसेंटेज 6500, 7600 इंटू 100 कितनी बनती है जी? 85.52%। सेल एज ऑन 579 इंटू 85.52% जी 28,008। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना वहाँ तक, और ये अब एज ऑन में से फॉर द ईयर निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस पहले जा चुका है, यानी यहाँ तक का रेवेन्यू 2 साल में बुक हो चुका है। अब ये वाला करना है हमने जी, 6 कर दूँ इसको 006, तो 20x3 के अंदर सूरत हाल ये हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 27,006 और 22,557, 27,006 और 22,557 जी बेटा। 449 444। आपस की बात बताऊँ आप लोगों को, आज मैं छुट्टी कर रहा था, मेरी तबीयत सुबह बड़ी ख़राब थी, फिर CMA वालों की वजह से मुझे आना पड़ा, नहीं फिर मैंने कहा आ ही रहा हूँ तो फिर पढ़ा भी देंगे, फिर उनको भी पढ़ा दिया मैंने, एक सवाल करा दिया मैंने कहा वैसे थोड़ा ही अब आना, फिर इनका आना और मेरा आना कि केक काटने के लिए तो नहीं होना चाहिए, पढ़ने के लिए होना चाहिए, मकसद आना ही मुश्किल होता है, फिर पढ़ाना तो चलो फिर चल ही जाता है जी। कौन? अच्छा हाँ वैसे वाकई, अच्छा जी अब ऐसा कर लें, पेज 483 पे आए ना ज़रा, ये सवाल आपने होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। अगेन इसमें ना थोड़ा सा एक ना आप सोल्यूशन आज वाले जैसा कर लें, यहाँ फॉर द ईयर निकले हुए हैं, आप इसको हैज़ ऑन बना दें, 4 और 45 85 और 893 और बाकी तो ठीक है, ये ज़रा कंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको रेवेन्यू एज ऑन और वो कंपैरिजन कर लेना है, और ये वर्किंग फिर करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने रेवेन्यू की अलग से, ये वैसे हुआ हुआ है, बस वो ऊपर एज ऑन बना लें, सही है, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो ठीक है ना।
ठीक है, हो जाएगा होमवर्क। पार्ट 2 स्टार्ट कर लें।